साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ तो देश प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की तरफ देख रहा है, वहीं महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए अजीत पवार के 19 से ज्यादा विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं और अजीत पवार खुद भी 4 जून को दोपहर में शरद पवार से मिलने गए थे। अब खबर आ रही है कि ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल ये है कि अजीत पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर एकनाथ शिंदे को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में हैं। तो क्या है इस तिकड़ी की प्लानिंग, क्या है खबर का पूरा अपडेट, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनावों के उलटफेर नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया है कि अजित पवार के 19 से ज्यादा विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के संपर्क में हैं। इस दावे के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के 30 सीट जीतने के बाद एनसीपी के 19 से ज्यादा विधायक फिर से शरद पवार गुट में वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार शरद पवार गुट के कांटेक्ट में बने हुए हैं। शरद पवार के खेमे से ये दावा रोहित पवार ने किया है। सियासी उथल पुथल के बीच अजित पवार भी विधायकों और नेताओं के साथ बैठ के करने को मजबूर हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ आपको बता दें, 10 महीने पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर महायुति में चले गए थे, मगर अब बारामती में करारी हार के बाद अजित पवार खेमा बैकफुट पर है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, तो वहीं शरद पवार की नई पार्टी ने नए सिंबल पर 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 में जीत हासिल की है, जो साफ दिखा रहा है कि वोटर्स शरद पवार के नाम पर वोट देते हैं। पार्टी या लोगों से वोटर्स को फर्क नहीं पड़ता। अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास अभी 40 विधायक हैं। अगर विधायक फिर से शरद पवार के साथ वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य में नया सियासी संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक है, जबकि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के पास 40 विधायक हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 8 सीटें अभी खाली हैं। अगर एनसीपी के विधायक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वापस लौटते हैं तो कुछ विधायक शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के भी इस रास्ते पर चलकर वापसी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे भी अजित पवार दिल्ली में एनडीए की बैठक में नहीं गए थे, उनकी जगह पर पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे गए थे, यानी कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वहीं उधर महाराष्ट्र बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। इन सब के बीच राज्य की राजनीति में फडणवीस के दुश्मन नंबर 1 माने जाने वाले एकनाथ खड़से फॉर्म में आ गए हैं। वर्तमान में शरद पवार गुट से एमएलसी खड़से का एक विज्ञापन सामने आया है, उसमें उन्हें टाइगर अभी जिंदा है बताया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने वालों में एकनाथ खड़से का नाम लिया जाता रहा है। उन्होंने फडणवीस से मतभेद के बाद पार्टी को छोड़ दिया था। यानी अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ हवा नहीं बल्कि पूरा तूफान चला हुआ है और कोई दो राय नहीं कि देश में नई सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिर जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है? आप भी महाराष्ट्र की राजनीतिक भूचाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब नई सरकार को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम बैठकें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर आ रही है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपनी अपनी मांगों की लिस्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा मांगे टीडीपी लेकर सामने आई है। टीडीपी ने 10 बड़े मंत्रालयों की डिमांड रख हर किसी को चौंका दिया। तो टीडीपी ने क्या क्या मांगा है वो आपको पूरा लिस्ट वाइज बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि जेडीयू समेत और सहयोगी पार्टी क्या क्या डिमांड कर रही है। तो सूत्रों की माने तो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग कर चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने
डिप्टी पीएम पद की भी बड़ी डिमांड रख दी है। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट मंत्री और 2 MOS चाहते हैं। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी 1 कैबिनेट मंत्री के साथ 1 राज्य मंत्री की मांग रख चुके हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। ये सारी खबरें सूत्रों के जरिए आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी समेत अन्य सहयोगी दलों की तरफ से भी बड़ी डिमांड रखी गई है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर है, जिस पर टीडीपी दावा ठोक चुकी है। सामने आया है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर पद के अलावा 7 से 10 बड़े मंत्रालय अपनी मांग में शामिल कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो मांगे रखी गई है, जिसकी जानकारी मीडिया के जरिए आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले जो मांगा है वो है लोकसभा स्पीकर का पद। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय भी नायडू ने मांगा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नायडू ने अपनी लिस्ट में रखा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी टीडीपी ने अपनी लिस्ट में रखा है। इसके अलावा बात करें जल शक्ति मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी नायडू अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के MOS पर भी चंद्रबाबू नायडू की नजर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास इस वक्त सत्ता की सबसे बड़ी चाबी रखी है, इसलिए वो अपनी बड़ी मांगे बीजेपी के सामने रख रहे हैं। हैरानी की बात यह कि इन 10 बड़े मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर पद के अलावा चंद्रबाबू नायडू स्पेशल स्टेट की मांग भी कर चुके हैं। जी हाँ, सूत्रों की माने तो मंत्रालय में इन डिमांड्स के अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट की मांग भी कर सकते हैं। ये उनकी काफी पुरानी मांग रही है। बता दें, स्पेशल स्टेट का दर्जा ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। इसका फैसला राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDS लेता रहा है। तेलंगाना के अलग होने के बाद से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि हैदराबाद के तेलंगाना के पास जाने के बाद आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और इस वक्त नायडू के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी इस पुरानी मांग को पूरी करा सकें। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने लोकसभा में 292 सीटें हासिल की है, जबकि विपक्षी भारत ब्लॉक 234 सीटों पर आगे रहा। बीजेपी 240 पर विजयी रही, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से कम है, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतने में कामयाब रही, जो 2019 की 52 सीटों की तुलना में 47 सीटें ज्यादा हैं। NDA का वोट शेयर भी इस बार काफी कम हुआ है। NDA के 5 बड़े सहयोगी पार्टी है, जिनमें TDP, JDU, शिवसेना, LJP और JDS शामिल है। TDP 16 सीटें जीत कर आई है, JDU 12 सीटें, शिवसेना 7 सीटें, LJP 5 और JDS 2 सीटें जीत कर आई है और इसीलिए ये सब अपनी मांगे लेकर दिल्ली में जमा हो चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी NDA सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों को क्या क्या देती है, किसकी मांग पूरी करती है, कौन सा मंत्रालय किसको देती है, वो सब पता चल ही जाएगा। मगर बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे भी NDA में शामिल होने की राह तक रहे हैं। खबर इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से उद्धव ठाकरे नदारद रहे हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी की राह टटोल रहे हैं और केंद्र में सत्ता का हिस्सा बनने की ताक में है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी किस किस का सपोर्ट लेगी और सपोर्ट के बदले किसको क्या देगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।